तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का शुरू कर रहे हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये आपको पता है कि ये सब मैंने PIQ क्वेश्चन लिया है, जो कि आपके बिहार के किसी भी एग्जाम में जो अब तक पूछा गया है वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है अरब एवं तुर्की आक्रमण, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो इसके लिए पहले हम लोग माइंड मैप से देख लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। देखिए, अगर मैं मोहम्मद गोरी की बात करूँ तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो आपको पता होना चाहिए। यह 17 बार आक्रमण किया था। कब से? 1000 से और 1027 के बीच। और इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। ठीक है। और कनौज मथुरा का भी इसके वजह से पतन हो गया था। और इसका भारत में कोई भी साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था। और दूसरा बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तभी तो इसके बाद ही जो दिल्ली सल्तनत हुआ, इसी की वजह से तो हुआ है। ठीक है। और ये इसका युद्ध हुआ 3 युद्ध जो बहुत ही फेमस है। एक है तराइन का प्रथम युद्ध, आपको पता है 1191 में, जो कि मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। और द्वितीय युद्ध में वो जीत गया था पृथ्वीराज चौहान से। और तीसरा हुआ था चंदावर के युद्ध, जो 1194 में हुआ था, जो कि जयचंद के बीच हुआ था। और जयचंद इसमें हार गया था। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। ठीक है। और ये देख सकते हैं कि सल्तनत की नींव इसी की वजह से हुआ। और अस्थायी मुस्लिम शासन का भी प्रारंभ हुआ। और राजपूत शक्ति का इसकी वजह से अंत हो गया था। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। और कब हुआ था? 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। गजनी के मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? देखिए, 1025 में किया था, लेकिन यहाँ पे 26 भी चल जाता है। ठीक है। और मोहम्मद गजनवी का यह 16वां आक्रमण था। उस समय गुजरात का राजा चालुक्य वंशीय भीम प्रथम था। यह पूछता है कि कौन था उस समय, तो भीम प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को। देखिए, पहला में मोहम्मद गोरी हार गया था। और कब हुआ था? 1191 में। मोहम्मद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान कब शुरू किया था? तो 1027 में। किसके विरुद्ध? तो सिंध के जाटों के विरुद्ध किया था। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक। और 712 ईस्वी में कासिम ने राजा ताहिर को पराजित किया था। ठीक है। बोलता है कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है। अलबरूनी किसके दरबारी कवि था? तो यह गजनवी का था। और इसकी बुक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। बहुत पूछता है कि किताब उल हिंद किसने लिखा है? तो अलबरूनी ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ पढ़ना हो तो ये मैं आपको दे रहा हूँ माइंड में। एक बार इसको स्टॉप करके एक झलक जरूर देख लेना। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। कुख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो यह सुल्तान महमूद ने किया था। ठीक है। कुख्यात नहीं बल्कि विख्यात। सोमनाथ मंदिर तो विख्यात है ना भारत में। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने किया था। कब? 1025 से 26 चला जाता है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो ये चोट्टा जो था बख्तियार खिलजी द्वारा होता। और इसी ने अगर इसने नष्ट नहीं किया होता ना नालंदा विश्वविद्यालय, तो अभी बिहार का जो भविष्य होता ना, अभी बहुत ही अलग रहता। ठीक है। बिहार अभी चरमोत्कर्ष में होता, ये बहुत आगे रहता। ठीक है। लेकिन इसके वजह से सब खत्म हुआ। 1191 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। अब गुलाम वंश के देखते हैं हम लोग, गुलाम वंश के बारे में। तो जिले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन ने स्वयं को क्या कहा था? जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित किया था। बोला है कि बलबन से संबंधित क्या नहीं है? तो आपको पता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, यानी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मतलब राजधानी का स्थानांतरण। और राजधानी का स्थानांतरण किसके टाइम होता है? मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से। तो ये नहीं हुआ था। और यही पूछ रहा है कि संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है। और चहलगानी तुर्क का पता है नष्ट किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ये सही है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यानी रक्त एवं लौह की नीति इसने किया था। मामलुक डायनेस्टी का इसने ही किया था। ठीक है। तो ये हम लोग का 3 आंसर हो जाएगा। मामलुक डायनेस्टी इसने नहीं, बल्कि मामलुक डायनेस्टी किसको बोलते हैं? गुलाम वंश को ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये बोला है कि किससे रिलेटेड? तो इसी से रिलेटेड है। सही है। ब्लड एंड आयरन की ये भी यही है। चहलगानी और तुर्क इससे रिलेटेड ही है। ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना किसने किया था? तो आपको पता नहीं चाहिए चहलगानी तुर्क की। अगर इसको बनाने वाला बोल ले तो वो है था इल्तुतमिश था। ठीक है। और ब्लड आयरन को अपनाने वाला ये बलबन था। लेकिन मामलुक डायनेस्टी ये गुलाम वंश को ही बोला जाता है। तो ये गुलाम वंश से रिलेटेड रहा। तो ठीक है। तो ये संबंधित पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि उसने बनाया कि नहीं बनाया। ठीक है। केवल संबंधित पूछ रहा है। तो संबंधित इन तीनों से है। ठीक। अगला क्वेश्चन है
कि जब बख्तियार खिलजी ने 1202 से 3 के तिहुत पर हमला किया तो शासक राजा नरसिम्हदेव के लिए इसका क्या परिणाम था? तो उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र वापस मिला। ठीक है, तो ये हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, और देखिए गुलाम वंश से अगर आपको लोग को ये एक माइंड मैप मैं दे रहा हूँ, इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे फेमस है ये चारों। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन, ये चारों बहुत ही फेमस है। बाकी ये चारों नहीं फेमस है, लेकिन एक झलक जरूर देख लेना। चलिए हम लोग का टाइम नहीं है तो आप लोग देख लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों ने नवरोज का पर्व कहाँ से लिया था? तो पारसियों से लिया था। ठीक है, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद थी। क्योंकि जो उच्च वर्ग वाले थे ना, वो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि अरे एक स्त्री हम पे कैसे शासन कर सकती है। नहीं बोलते हैं कि गांव के लोग जलते हैं छोटे लोग से कि ये छोटा लोग कैसे बड़ा हो गया, तो ऐसे ही है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिबद्ध किया? तो बलबन ने। वही तो बोला था कि मैं ईश्वर की छाया हूँ। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की? तो बलबन था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है तो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। ये पूछता है हौज ए शमसी। और ये देखिए ये क्वेश्चन अब मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया है कि किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन ये भी सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो अली मर्दन को किया था। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई का कहा था? तो बलबन ने कहा था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग है, तो दीवान ए अर्ज मतलब ये था सैन्य विभाग। ठीक है, याद रखना, पूछता है दीवान ए अर्ज, और बहुत लोग गलती कर जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक, और पता है कि पूछता है कि चंगेज खान किसके समय पे आक्रमण करने वाला था लेकिन आक्रमण नहीं किया? तो वो किया था इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक, और इसके बारे में कुछ देखिए। अब हम लोग का खिलजी वंश है, तो खिलजी वंश से पढ़ने से पहले इसको एक झलक देख लेना। देखिए खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। कब से हुआ है खिलजी वंश? तो 1290 से 1320। जैसे गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक। ठीक, उसी तरह हमारा है 1290 से 1320 तक। ठीक है, अगर इसको ट्रिक में याद करना हो दिल्ली सल्तनत को, तो याद करना गुलाब खिले तो सुम लो वंश। ठीक है, तो ये गुलाब खिले तो गु से गुलाब, ल से गुलाब, और इसमें गुलाब से गुलाम, और खिले तो खिल से खिलजी, खिले गुलाब खिले। देखो मैं पढ़ाता हूँ, गुलाब खिले तो सुंग लो वंश। ठीक, तो यह से गुलाब से हो गया गुलाम। ठीक, खी से हो गया खिलजी, तो से तुगलक, सु से सैयद, ठीक, और लो से लोदी। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद में अगर ऐसे भी कर सकते हैं, गुलाब खिले तो सूंघ लो मुगल, तब उसके बाद में आता है मुगल वंश। ठीक है, तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। और देखिए ये जलालुद्दीन खिलजी था, इसका संस्थापक था, और ये उदार नीति का था। ये बहुत ही अच्छा दिल्ली सल्तनत में जो था, बहुत ही अच्छा राजा था, उदार नीति का था। ठीक है, और इसने देवगिरी अभियान किया था। इसके बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी, इसने इसकी हत्या कर दी, और ये आ गया अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ही क्रूर था, महान, लेकिन बहुत ही फेमस हुआ। महान साम्राज्यवादी, बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने लाया था। पूछता है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके नाम? और इसका एक कौन था जो बोलते हैं गे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी गे भी था। ठीक है, तो इस किसके साथ करता था गे? ये मलिक कफूर का इसका एक साथी रहता था। मलिक कफूर क्या बोलते हैं इसको? हजार दिनारी भी बोला जाता है। मलिक कफूर को हजार दिनारी भी बोला जाता है, क्योंकि इसने 1000 दिनार के साथ से इसको खरीदा था मलिक काफूर को। ठीक, और इसका कौन कौन सा अभियान था? रणथंभौर, चित्तौड़ और गुजरात विजय। आपको पता है कि चित्तौड़ वाला सबसे फेमस है, जो पद्मावती वाला है, तो आगे हम लोग देखेंगे। और पूछता है दक्षिण अभियान में कौन गया था? तो मलिक काफूर गया था। किसके तरफ से? तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये भी है। ठीक, और ये सबसे विवादास्पद शासक रहा है।
और यह बहुत ही क्या बोलते हैं विलासिता में रहा है पूरी ज़िंदगी। फिर इसके बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह रहा है, फिर विवादास्पद ये भी रहा है और ये भी अत्यधिक ये सेम ही है, ठीक है। और नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, ये आपका लास्ट है। और अंतिम खिलजी सुल्तान कुछ महीनों का सिंह शासन है और हिंदी पृष्ठभूमि का इसके बाद में इसके टाइम में हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए आपका चित्तौड़ का ही किला है जो कि अभी भी जाएंगे राजस्थान में, बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, तो आप लोग जरूर घूमने जाएं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मलिक कफूर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है और इसे किसने खरीदा था? इसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था नुसरत खान द्वारा, ठीक है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो रतन सिंह, ठीक है। रानी पद्मिनी का पति का नाम है राणा रतन सिंह, जो पद्मावत मूवी देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई जफर खान था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खम्स था, ठीक है, नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि खम्स आपका क्या है? चोरी वाला था, ठीक है। खम्स लूट का धन होता था जिसमें 1/5 भाग रजकोषियम जाता था। अब देखिए ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे बार बार लोग गलती करते हैं, तो मैंने आपके लिए एक माइंड मैप तैयार किया है जो कि कौन क्या है आप लोग जरूर देख लेना, ठीक। जिससे खराज है, कृषि उत्पादन पर खराज, ठीक है, और कितना टाइम है, ये जकात है, खराज है, जकात है, जजिया है, खम्स है, बाजार नियंत्रण, सैन्य व्यय, निर्माण व्यय, ये सब मैंने दे रखा है, तो आप लोग एक झलक देख लेना, ठीक है। जैसे खराज बोला तो कृषि उत्पादन पर कर है, जकात है मुस्लिमों पर भी कर है, और जजिया गैर मुस्लिमों पर लगता है, खम्स लूट के माल पर लगता है, और बाजार जो मूल्य निर्धारित शहर एवं मंडी कम तोलने पर भी करीसा जाती है, ठीक है। जिसे आजकल देखते हैं ना कि दुकानदार कम तोल के देता है, तो अगर वो उस टाइम किया जाता है तो उसको डायरेक्ट मार दिया जाता था, ठीक है। और ये सैन्य अभियान भी है, किसानों पर दबाव, ये जो है आप लोग जरूर देख लेना। आमिल दीवान ए मुख्तराज, ठीक है, ये बोलता है मुस्तकराज, तो ये किससे था? तो वसूली अधिकारी से था, तो आप लोग जरूर देख लेना। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ जैसे घटना, अगर सिंध पर विजय कब हुआ था? तो 712 में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। सोमनाथ लूट कब हुआ था? 1025 मोहम्मद गजनवी ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान जीता था, और तराइन का द्वितीय 1192 मोहम्मद गोरी जीता था। नालंदा विनाश 1193 में किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रसिद्ध नाम और कार्य क्या है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक है, ठीक। इल्तुतमिश यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने चालीसा दल, जो कि वो तुर्कान चहलगानी बोला जाता है, और एकता प्रथा की भी अपनाया था। रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी और बलबन लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। सिजदा एवं पाबोस और जिले इलाही जैसे इसने शुरुआत किया था, ठीक है। फिर है कि सल्तनतकालीन सैन्य राजस्व अभियान, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक बार जरूर देख लेना। तो दीवान ए अर्ज कौन था? सैन्य अभियान था, और सैन्य विभाग और किससे रिलेटेड है? कौन शासक से? तो बलबन से है। दीवान ए मुस्तकराज ये राजस्व बकाया विभाग है, ये किससे है? तो अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। और 1000 दिनारी मलिक कफूर ये किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। खम्स ये क्या था? लूट का धन था और 1/5 भाग था इसका लिए। तो अगर कोई 5 रुपये लूटता है तो उसका 1 रुपया देना होता था, ठीक है। और इसके साथ ही दीवान ए कोही भी आता है, ठीक है। दीवान ए कोही आपको बताना है कि यह किससे रिलेटेड था, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो आप लोग को कमेंट करना है ये किससे रिलेटेड था, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। वो प्रसिद्ध भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो वो था आपका, यहाँ तो कोई है नहीं, वो प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो वो था खुसरो खां। नसरुद्दीन खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान था जिसने दिल्ली की सत्ता प्राप्त की थी, ठीक है। तो अगर आप लोग को खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है तो ये आप लोग को लिए मैंने एक बढ़िया माइंड मैप तैयार किया है, तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक। बोला कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य का अधीन लाने का श्रेय जाता है। यह शब्द किसने लिखा है? तो A.L. श्रीवास्तव, ठीक है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य का अधीन लाने का श्रेय जाता है, यह किसने बोला है? ये बोला जाता है तो A.L. श्रीवास्तव ने बोला था।
किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने उपज का 50% यानी 1/2 भाग लगान के रूप में निश्चित किया था। अगर 10 बोरी आपका धान होता है तो 5 बोरी अलाउद्दीन खिलजी को देना था। पद्मनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो अलाउद्दीन खिलजी से है। पद्मावत किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। और इसकी रचना 1540 ईस्वी के आसपास शेर शाह सूरी के काल में हुआ था, ठीक है। और देखिए पद्मावत से अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ये आपके लिए मैंने माइंड मैप तैयार किया है, जो कि देख रहे हैं, ये थोड़ा लग रहा है ना दीपिका पादुकोण के चेहरा जैसा, तो आप लोग जरूर देख लेना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था, ठीक है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्न वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो खिलजी, ठीक। आपको पता है कि गुलाम वंश के बाद में खिलजी ही आया था, जबकि यहाँ का गुलाम वंश रहता है तो वो हो जाता है, लेकिन गुलाम नहीं है तो वो खिलजी हो जाएगा, ठीक है। पहले खिलजी 1290, तुगलक 1320, सैयद 1414 और लोधी 1451 से। ये सब शुरुआती वाला है, ठीक है। और खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ये घोड़ों पर किया जाता था, क्योंकि घोड़े एक जैसे होते थे तो उसको पहचानने के लिए कुछ उसमें चिन्ह किया जाता कि वो पता चले कि वो अलाउद्दीन का घोड़े हैं, ठीक है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाज़ा, ठीक है। कुतुब मीनार इसने नहीं बनवाया था। कुतुब मीनार किसने शुरू किया था? वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और आपको घूमने जाना हो तो देखिए मैं आपको यहीं पे घुमा देता हूँ, कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा। देखिए कितना मस्त, आप देख लिए होंगे, ये कुतुब मीनार देख लिए और ये अलाई दरवाज़ा भी देख लिए, ठीक है। तो आप लोग को मैं पढ़ाने के साथ साथ सैर भी करा रहा हूँ, तो ऐसे ही बोलिएगा तो मैं और भी सैर कराते रहूँगा। और देखिए इसका निर्माण कब हुआ था अलाई दरवाज़ा का? तो 1311 में करवाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ का नाम जब जीता इसने अलाउद्दीन खिलजी ने तो ये चित्तौड़ हो गया, और इसने आपको पता है कि धोखा से जीता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह जैसा बहादुर नहीं था, लेकिन क्या होता है ना कि जो ये मुस्लिम जो शासक थे ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं पीठ पीछे छुरा मारने वाले होते थे, तो इसने पीछे से हमला किया था तब जाके जीता था, नहीं तो इनकी औकात नहीं थी कि ये राजपूत से जीत जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अकबर को महाराणा प्रताप ने धूल चटा दी थी कई बार। इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह, ठीक। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और सीरी शहर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ सीरी का दुर्ग, ठीक है। देखिए कितना अच्छा है एकदम, सीरी शहर का दुर्ग आप देख लिए हैं, ठीक है। मैंने आपको सीरी दुर्ग भी दिखा दिया, देखिए कितना मस्त है। तो आप लोग और भी घूमना हो तो आप भी कमेंट करना कि हमको इस शहर में घूमना है, तो उस शहर का भी मैं फ़ोटो लाऊंगा और उसको एनिमेशन करके ही लाऊंगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं हम लोग तुगलक वंश के, और देखिए मैं छोटा छोटा तुगलक वंश से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल PIQ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये नहीं कि आलतू फालतू अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन डाल रहा हूँ। कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? तो वो था जियाउद्दीन बर्नी। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, तो ये तीनों के कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। अब देखिए तुगलक वंश से कुछ मैंने माइंड मैप तैयार कर दिया है, आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसका आपको पता है कि कौन था? गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक था। बाकी आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं, ठीक। तो आपके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से तैयार करके और आपको दे दिया है। तो अब आपकी बारी है पढ़ने का। अगला क्वेश्चन है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रेहला, ठीक। तो रेहला का ही बुक है, इब्न क्या बोलते हैं मोरक्को का इब्न बतूता ने ही लिखा था, ठीक है। बोलता है कि इब्न बतूता के बुक का नाम क्या है? तो रेहला, और रेहला का लेखक कौन है? इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद, देवगिरी। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी यह फेल रहा। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग की समर्पण। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के। और इसको पता है कि इसने दीवान बंदगान विभाग का ही ये विभाग का बनाया था, और ये दीवान बंदगान किससे है? तो दासों से है। ठीक है, पूछता है दीवान बंदगान किससे है? तो दासों से रिलेटेड है। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद किया था? तो दलाइल ए फिरोज शाही। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता? तो किस सुल्तान ने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफ़ा एक अस्पताल ही था। ठीक है, तो याद रखना क्या था? अस्पताल था। पूछता है वो भी कैसा अस्पताल था? फ्री ऑफ कॉस्ट वाला था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज तुगलक ने दिलाया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1320 में किया था। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? तो अमीर ए कोही पूछता है तो ये है कृषि से रिलेटेड। ये मैंने आपका एक फ़ोटो दिया है, तो इस फोटो में देख लिया, कुछ आपका लिखा हुआ है कि दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, और किसने एस्टैब्लिश किया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग को ये कैसा लग रहा है? तो ज़रूर आप लोग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि जब दोस्त साथ में जॉब करते हैं ना, तो वो जॉब करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए ताकि उनका भी एग्ज़ाम निकल जाए। और आपको पता है कि ये बिहार एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़ें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और आइए मैं जौनपुर आपको घुमाता हूँ। तो ये देखिए जौनपुर। ठीक है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन है कि जौनपुर को उपनाम क्या है? आप लोग जरूर कमेंट करना, क्योंकि इसको बहुत ही बढ़िया उपनाम है। ठीक है, तो जौनपुर का उपनाम क्या है? आप लोग कमेंट करना। ठीक, और देखिए फिरोज शाह ने अपने भाई जौना खां की याद में इसे बसाया था। और जौना खां किसको बोलते थे? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां बोला जाता था। इब्न बतूता भारत में किस सदी में आया था? तो 14वीं सदी में आया था, और 14वीं सदी यानी 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो अगर 1300 से है, 1400 से अगर शुरू होते थे तो उसे 15वीं सदी कहते हैं, 1300 से है तो 14वीं कहते हैं। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। अब आते हैं हम लोग सैयद वंश। ठीक है, अब सैयद वंश का संस्थापक पूछते हैं कौन है? तो खिलजी खां है। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो सैयद मुबारक शाह के। ठीक, सैयद वंश में था, लेकिन किसके शासनकाल में राजा कौन था? मुबारक शाह था उस टाइम। ठीक, और इसके बारे में कुछ सैयद वंश के बारे में पढ़ना है तो मैंने ये आप लोग को लिए ये माइंड मैप तैयार कर लिया है। तो एक बार जरूर एक झलक देख लेना, यहाँ से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन देख रहा है। क्योंकि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो सभी तो पूछे हुए क्वेश्चन में सभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए माइंड मैप और प्लस में रिवीजन चार्ट भी तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट जा रहा है तो उस माइंड मैप और रिवीजन चार्ट से ही आपका कंप्लीट हो जाए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का हुआ था। ठीक, वो तैमूर लंग जिसका नाम था। ठीक है, वो बहुत ही फेमस। और तैमूर लंग आपको पता है कि तैमूर लंग के रिलेटेड है बाबर, इसके यह खानदान से रिलेटेड है तैमूर लंग का। ठीक है, तैमूर लंग से बाबर का भी रिलेटेड है, वो बाद में देखेंगे। लोधी वंश अब हम लोग देखें तो निम्नलिखित शासकों में से किसने अधिक सबसे समय तक शासन किया था? तो बहलोल लोधी। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी, बलबन। तो पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया? तो बहलोल लोधी ने किया था। ठीक है, 38 साल तक।
और बोला है कि सिपिहर का काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है, तो मुबारक शाह खिलजी के। ठीक है, नूह सिपिहर की काव्य रचना किससे है, तो मुबारक शाह खिलजी द्वारा। ठीक है, अब हम लोग, और लेखक कौन है नीह सिपिहर का, तो यह अमीर खुसरो था। ठीक, अब लोधी वंश का कुछ हम लोग माइंड मैप तैयार किया है, तो ये भी देख लेना, माइंड मैप है ये आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, एक बार एक झलक जरूर देख लेना। ठीक है, बहलोल लोधी फाउंडर है, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, आपका पता है सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी लास्ट है। ठीक है, जो कि बाबर से कौन सा युद्ध लड़ा था, बाबर से, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे, बाबर जब आएगा तो उसमें सब पता चल जाएगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था, तो सिकंदर लोधी। ठीक, और ये कब किया था, तो 1504 का, क्योंकि इसलिए भी पूछ देता है कि आगरा शहर का संस्थापक इसने कब किया था, तो 1504 में। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के कुछ राजवंश के बारे में हम लोग उसका शासनकाल देख लेंगे। ठीक है, तो बोले गुलाम, तो कब है, 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, और इसके क्या था, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। खिलजी 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, और सबसे कम समय तक शासन किया था। तुगलक 1320 से 1414, और देखिए इसका क्या है, सबसे कम क्यों है, तो 1290 और 1320 में ख़त्म, यानी कि ना ओनली 30 साल ही हुआ है। ठीक है, इसलिए सब बोला है सबसे कम समय तक। 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक सबसे अधिक समय तक, देख रहे हैं 1320 यानी 80 साल, और ये 94 साल हुआ था इसका शासनकाल, इसलिए सबसे लंबा समय तक हुआ था तुगलक वंश। पूछता है कि सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत में कौन रहा, तो तुगलक वंश रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में सैयद 1414 से 1451, और इसके संस्थापक कौन है, तो खिलजी खां तैमूर के सहयोग से सत्ता में मिली थी। ठीक है, और लोधी 1451 से 1526, बहलोल लोधी प्रथम अफगान राजवंश था। ठीक, तो ये आप लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग अगला चार्ट देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के प्रमुख विभाग भी हैं। ठीक, तो दीवान ए खैरात, ठीक, अनाथ मुस्लिम महिलाओं एवं विधवाओं की मदद के लिए। ठीक है, दीवान ए बंदगान, ये दासों को देखभाल के लिए। दार उल सफ़ा, मुफ्त इलाज के लिए खैराती अस्पताल था, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग था। ठीक है, जैसे आज बूढ़ा सबको पेंशन मिलता है ना, बूढ़ा पेंशन, वही सब उस टाइम भी था। ठीक है, पेंशन विभाग। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं, जो कि लगभग फेल ही हो गया। तो दोआब में कर वृद्धि, टैक्स इंक्रीज इन दोआब। दूसरी है राजधानी परिवर्तन, ठीक है, जो कि दिल्ली से दौलताबाद किया था। सांकेतिक मुद्रा, जो कि टोकन करेंसी, और पूछा जाता है कि सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा भारत में किसने किया था, तो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे पहले चलाया है, और इसमें तांबे के सिक्के भी चलाए गए थे। ठीक है, लेकिन ये भी फेल हुआ था। खुरासान अभियान, खुम्स एक्सपेंडिचर, ये भी है, और कराची अभियान, ये सब इसका फेल हो गया था। ठीक है, और इसलिए इसकी जो सत्ता था सही नहीं चला था। अगला हम देखते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो हम्पी में मिलता है। हम्पी कर्नाटक विजयनगर की राजधानी थी। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। कौन, हम्पी। ठीक, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध। अब देखिए तालीकोटा का कैसे कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ उसमें, क्या नहीं हुआ, तो ये आप लोग जरूर देखना, क्योंकि तालीकोटा में आपको पता है विजयनगर साम्राज्य कौन था, तो वो राम राय था। ठीक, और दक्कन, ये पूरा सुल्तानत एकजुट हुए थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में एकलौता कोई राजा था। ठीक है, और जबकि ये दक्कन वाला जो था, दक्कन जो सल्तनत थे पूरे, ये सब मिल के किए थे। इसमें था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये सब ने मिल के लड़ा था, और ये अकेले लड़ा था। तो आपको पता है कि जब कोई एकजुट होकर लड़ेगा और कोई अकेले लड़ेगा तो हारना तो अकेले वालों को ही है, तो ये हार गया था। ठीक है, क्योंकि इसके क्या था, अकेले लड़ने का कारण क्या था, क्योंकि ना ये अपनों से ही ज़्यादा लड़ता उड़ता था। मान लीजिए 3 भाई है, और किसी दूसरे खानदान में 3 भाई है। ठीक है, तो एक खानदान में 3 भाई में पड़ता ही नहीं है, और एक खानदान तीनों भाई का खूब पड़ता है, तो जो एकजुट रहेंगे वही जीतेंगे। तो वही हुआ था इस टाइम पे। ठीक है, तो तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था, और ये आप लोग देख लेना एक बार, कारण वरण सब क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, तो तालीकोटा का युद्ध। ठीक, इसे राक्षस ताड़ंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें विजयनगर की हार हुई थी, और साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, मतलब इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के पतन शुरू हो गया था। ठीक है, और युद्ध का टाइम कब हुआ था, तो 23 जनवरी
1565 में हुआ था। ठीक है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने, क्योंकि सबसे आपको पता है कि बहुत ही प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो वह था हरिहर द्वितीय ने। ठीक, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किसके शासनकालीन थे? तो वो थे बाबर के। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। देख रहे हैं, बाबर भी उसकी शक्तिशाली पर एकदम लोहा मानता था। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था कृष्णदेव राय ने किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अमुक्तमाल्यवाद है, ये तेलुगु भाषा में थी। ठीक है, ये बहुत पूछता है अमुक्तमाल्यवाद किसने लिखी थी। और इसका रिवीजन चार्ट देखते हैं कुछ। तो संगम वंश के संस्थापक कौन है? तो हरिहर बुक्का ने। और प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था। सालू वंश, सालू नरसिंह था इसका संस्थापक। तुर्बुवन वीर नरसिंह था और इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। और आराविदु वंश, ये तिरुमल था। ठीक है, ये 4 वंश हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो वह था कुली कुतुब शाहू, जिसने क्या किया था हैदराबाद में। ठीक है, कुली कुतुब शाहू। अब देखिए यहाँ पे मैंने, ये आपका माइंड मैप है, यहाँ से एक बार जरूर देख लेना। गोलकुंडा सल्तनत वाला यही कुली कुतुब शाहू था और इधर कौन सा था? तो ये था कृष्णदेव राय, इसी के साथ लड़ाई हुआ था। ठीक है, और ये आप लोग जरूर देख लेना क्या क्या हुआ था, परिणाम क्या था। विजयनगर की जीत हुई थी, कृष्णदेव राय जीता था क्योंकि ये बहुत प्रतापी राजा था। गोलकुंडा की कमजोर स्थिति क्या, उसमें कमजोर स्थिति थी और दक्कन में शक्ति संतुलन हो गया था। किसका? कृष्णदेव राय का। और कारण क्या था? तो भू क्षेत्रीय विस्तार करना था और गुलबर्गों पर विजय प्राप्त करना था। और धार्मिक मतभेद भी था क्योंकि ये कृष्णदेव राय हिंदू और ये मुस्लिम, तो धार्मिक भी टकराव तो होगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोला है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया था? तो किया था अब्दुल रजाक। ठीक, और पूछता है कि अब्दुल रजाक किसके समय में पाया था? तो यह आप लोग कमेंट करना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? तो हरिहर और बुक्का की। और हरिहर और बुक्का के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जो कि आपको पता है कि हर व्यक्ति के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। तो ये आप लोग की कहानी है, एकदम बचपन से लेके आपके यहाँ राजा बनने तक। ठीक है, तो एक बार जरूर देख लेना एक झलक, बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया माइंड मैप तैयार किया है। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा का शासनकाल में आया था? देखिए आ भी गया, देवराय द्वितीय के। ठीक, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन, और इसको यही नाम लिखा था हसन गंगू। ठीक, इसी यह संस्थापक है। और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना हो तो ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है, एक बार जरूर देख लेना। ठीक, और कब से चला था? 1347 से 1527 तक बहमनी साम्राज्य का रहा है। ठीक है, अगला है कि अब देखिए बहमनी साम्राज्य के संस्थापक 1347 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वो था कुली कुतुब शाहू ने। अब गोलकुंडा वंश का अगर आपका पढ़ना है तो मैंने ये आपके लिए तैयार कर रखा है माइंड मैप, एक झलक देख लेना। ठीक है, विजयनगर के कृष्णदेव राय के दरबारी कवि अष्टदिग्गज में कौन शामिल थे? तो अल्लाह सानी पेदना। ठीक है, अल्लाह सानी पेदना। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। ये बहुत पूछता है कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे? तो थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो सैनिकों को अनुदान यानी जागीर, यह है अमरम। निकोलो कॉन्टी नामक इतावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था देवराय प्रथम के। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो बीजापुर में आदिल शाह का राज्य, ये कब हुआ था? 1489 में। ठीक, बीजापुर में आदिल शाह, अहमदनगर में निजाम शाह, पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा और कुतुब शाह द्वारा गोलकुंडा में रखे। तो ये भी आपका पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना।
मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो इटली का था। चार मीनार स्थित है कहाँ पे? तो हैदराबाद में। इसे कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था, हैदराबाद किसको? चार मीनार को, ठीक है। फिर हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो एंड्रूज फ्रेजर, वास्तव में मैकेंजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो ये एंड्रूज फ्रेजर हो रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। वास्तव में कौन है? तो मैकेंजी है, ठीक। प्रकाश में लाए गए कौन है? तो मैकेंजी। हम्पी के विजयनगर भग्नावशेष किसके द्वारा लाए गए थे? तो ये मैकेंजी होगा, ठीक है। ये गलत होगा, एंड्रूज फ्रेजर। लेकिन अब जानते हैं एग्जामिनर कौन किसको सही मानता है। ये विवादास्पद रहा है क्वेश्चन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के कौन थे? भक्ति एवं सूफी आंदोलन देखेंगे हम लोग। तो सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सतनामी वंश की स्थापना आपको पता है 1657 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना बीरभान नामक संत ने नारनौल में की थी, ठीक है। अब भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना हो तो ये मैंने आपके लिए माइंड मैप तैयार कर दिया है, तो एक बार जरूर देख लेना, एक झलक जरूर ही देख के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए यह पूछता है रामचरितमानस किसने की थी? तुलसीदास ने किया था। सूरदास का सूर सागर है, ठीक, ये भी पूछता है। ये बीजक किसका है? कबीर का, ये भी पूछता है। और आदि ग्रंथ के बारे में गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ये वाला तो देखेंगे हम लोग अलग से। तो चलिए हम लोग रैदास का देख रहे हैं, रैदास का भी आता है क्वेश्चन, मीराबाई का भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों के बगावत कर नारनौल शहर को दखल कर लिया गया था वे थे? कबीर के अनुयायी थे, ठीक है। किसके अनुयायी थे? तो औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर को दखल कर लिया था तो वह था कबीर के अनुयायी थे, ठीक। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो वह था महाराष्ट्र से। और इस संप्रदाय के मुख्य देव कौन थे? तो विठोबा, विष्णु के रूप में। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था? तो नयनार कहा जाता, ठीक है। अब नयनार और अलवार के बारे में पढ़ना हो तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये नयनार किसको? शंकर जी के थे, और अलवार यानी वैष्णव जी के थे, ठीक है। और नयनार में आपके कितने हैं? तो 63 नयनार थे कुल, और अलवार में मात्र 12 ही हैं, ठीक है। कहाँ भाई? यहाँ तो कहीं होना चाहिए, देखिए 12 अलवार थे, ठीक है। और ये प्रसिद्ध देख लेना क्या क्या है, आप लोग जरूर देख लेना। देखिए इनका था भजन और कीर्तन से था, नयनार का था तो इनका प्रेम और समर्पण से था, ठीक। और ये जाति भेद का विरोध करते थे, ठीक है। तो कुछ सिद्धांत भी ये देख लेना, और कुछ प्रसिद्ध कवि भी है, ये भी देख लेना। तो हम लोग चलते हैं, आप लोग जरूर देख लेना। देखिए शैव संतों की संख्या 63 थी, जबकि वैष्णव संतों की 12 थी, ठीक है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ठीक है। ये सभी अच्छा था, विशेषता थी, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या है? तो योगिनी कौल नाथ पंथ, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, योगिनी कौल नाथ पंथ। निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था कबीर। निम्नलिखित में से भक्ति काल संतों में कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? तो कबीर, ठीक। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वस्तु के नाम क्या था? तो विश्वम्भर था, ठीक है। अब कुछ चार्ट देखते हैं कि शंकराचार्य किससे, कौन संप्रदाय से थे? तो अद्वैतवाद, और इनकी शिक्षा क्या थे? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और भक्ति की मोक्ष का साधन है। कबीर निर्गुण भक्ति के थे। निर्गुण भक्ति मतलब आप समझ सकते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, जो भगवान को नहीं मानता है नास्तिक मान सकते हैं। मूर्ति पूजा एवं बाह्य आमंत्रणों को विरोध करते थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव थे और कीर्तन एवं संकीर्तन के प्रथा थे, ठीक है। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। किसका? मोइनुद्दीन चिश्ती की। सूफीवाद किससे घनिष्ठ संबंधित है? तो इस्लाम से है, ठीक है। और आपको सूफी आंदोलन के बारे में कुछ पढ़ना है
तो मैंने ये आपके लिए तैयार कर रखा है। अमीर खुसरो के बारे में, बाबा फरीद के बारे में, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावत के लेखक है, कबीर दास, निर्गुण भक्ति वाले, निजामुद्दीन औलिया, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक झलक क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो भी ये कवि हैं सब फेमस हैं, ठीक है। और देख रहे हैं मैंने कितनी अच्छी लिखावट में आपको दिया है, तो एक झलक देख ही लेना, ठीक। सूफीवाद किससे घनिष्ठ संबंधित है? तो इस्लाम से। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। तो इब्नुल अरबी था, ठीक है। अनलहक का अर्थ क्या होता है? तो मैं खुदा हूँ, ठीक। उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई धार्मिक ध्येयों यानी सूफी संतों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। महमूद ए इलाही तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है, तो कहाँ कहाँ? तो व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसमें से कौन कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विद्या और धार्मिक केंद्र। विद्या और धार्मिक केंद्र के रूप में फेमस रहा है बिहार शरीफ, ठीक। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से अनुयायी थे? किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चिश्ती के थे, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ग्यासपुर दिल्ली में है, ठीक है। याद रखना कहाँ पे? ग्यासपुर दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का उपदेशक गुरु माना जाता है? तो रायदास को, संत रविदास को माना जाता है, ठीक है। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो तुकाराम। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो रामानंद। ये बहुत पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो रामानुज, नामदेव, चैतन्य, तुलसी, ठीक। ये सब का है। और देखिए अब इसके बारे में मैं इसका डेट वाइज सब दे देता हूँ। तो रामानुज कब था? तो देखिए रामानुज 1017 से था, चैतन्य 1486 में था, फिर नामदेव 1270 में था, तुलसीदास 1536 में था। तो यही जो दिया था, तो और उनसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें दिया है, आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। और ये माइंड मैप दिया है ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके, ठीक है। जो आपका डाउट रहे वो डाउट खत्म हो चुके, तो एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से था, ठीक है। हनुज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। और यह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था। किसके लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था। तोता-ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे? तो पटियाली कासमगंज यूपी में हुआ था। अब रिवीजन चार्ट देखते हैं कुछ। तो बोला है कि चिश्ती, ठीक है, सिलसिला है प्रमुख संत और मुख्य केंद्र। चिश्ती किसका है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। कहाँ पे मुख्य केंद्र थे? अजमेर और दिल्ली। सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, मुल्तान पंजाब से। फिरदौसी सफरुद्दीन मनेरी, मनेर बिहार शरीफ, ये सब है। नक्शबंदी अहमद सरहिंदी से, ठीक है। मुगल कालीन राजनीतिक मुगल वंश बाबर, हुमायूं, अकबर। ये देखिए अब यहाँ से हम लोग ना बाबर से तो पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा और सबसे छोटा राजवंश काल किस राजवंश का है? तो सबसे लंबा मैंने बताया था तुगलक वंश। कितने साल तक? 94। तो जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। देखिए तुगलक वंश 94 वर्ष सबसे लंबा रहा, गुलाम वंश 84 वर्ष रहा, लोधी वंश 75 वर्ष रहा, सैयद वंश 37 वर्ष और खिलजी वंश सबसे छोटा था 30 वर्ष। और हम लोग का पूछा था सबसे लंबा और सबसे लंबा तुगलक और सबसे छोटा खिलजी। 30 वर्ष था और ये 94। और बाकी गुलाम वंश 84 वर्ष था, लोधी वंश 75 साल था, सैयद वंश 37 वर्ष था, ठीक है। तो ये देख लेना, और आपको देखना है डेट वाइज ही, तो ये देख लेना, ठीक। तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन और है दिल्ली सल्तनत से कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा, ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये अब यहाँ से हम लोग का मुगल
शुरू हो रहा है, ठीक। तो हम सोच रहे हैं कि ये क्लास हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे और वहाँ से हम लोग कंप्लीट क्लास करेंगे ये मध्यकालीन भारत का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोग को किसी को अच्छा लगा हो आपके दोस्तों को शेयर कर लेना और लाइक भी ठोक के जाना।